सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। बिहार में सत्ता हाथ से छीनने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर हो गई है। बिहार में नई सरकार बने अभी 48 घंटे भी नहीं हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बिहार में जंगल राज लौट आया है। संबित पात्रा ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार अब अपने भाग्य के भरोसे है। वहीं उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली में है, जो 16 अगस्त को प्रस्तावित मंत्रिमंडल विस्तार पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी से चर्चा कर रहे हैं। चर्चा आज करवट लेती बिहार की राजनीति पर अपने एक्सपर्ट्स के साथ। करवट ले रही है बिहार की राजनीति। नया गठबंधन बना है, कई दल उत्साहित है। इससे विपक्ष में कितनी खुशी या कितना उत्साह आया है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और बिहार में अब ये गठबंधन, इसके सामने चुनौतियां क्या है, कितना पार लगा पाएगा बिहार की विकास की नैया को, अगले आधे घंटे तक चर्चा इसी पर करेंगे। गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज तिवारी कांग्रेस नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। राजीव रंजन जेडीयू के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुलरेज भाई, आपके पास। सरकार गई, सरकार तो चली गई, विपक्ष में उत्साह देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि अब मोदी वर्सेस कई चेहरे सामने आ गए हैं। गुलरेज शेख की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आऊँगा आपके पास। मनोज तिवारी, दिल्ली को टक्कर देने की बात होने लगी है, विपक्ष लामबंद होगा, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं, तमाम नेता इकट्ठे हो रहे हैं, सोनिया गांधी से भी मुलाकात है। कांग्रेस किस तरीके से देख रही है पूरे प्रकरण को? देखिए, निश्चित रूप से जिस प्रकार की अपेक्षाएं बिहार की जनता को नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से थी, बिहार के लोगों को ऐसी उम्मीद लगी थी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बिहार के विकास में को गति देने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र की तरफ से पूरी मदद करेगी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच सिर्फ और सिर्फ सत्ता तक सीमित है। महाराष्ट्र के प्रकरण या अन्य राज्यों में जिस तरीके से जहां पर भाजपा की सरकार नहीं थी, ये किन प्रकार लोकतंत्र की हत्या करते हुए सत्ता में प्रतिस्थापित होना, ये भाजपा का चाल और चरित्र है। बिहार की जनता, चूंकि बिहार लोकतंत्र का अभ्युदय बिहार से हुआ और राजनीतिक रूप से बिहार के लोग बहुत जागरूक हैं, ये एक कड़ा तमाचा है भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र पर। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदली है, जो गठबंधन की सरकार अभी वर्तमान में सत्तासीन हुई है, हम कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते या सहयोगी दल होने के नाते पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ बिहार की जनता और बिहार के विकास की खातिर काम करेगी। कांग्रेस भी गठबंधन सरकार में है और बिहार के विकास के लिए काम करेगी। गुलरेज शेख, आप तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, अगर आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है तो जानना चाहूँगा। आपकी सरकार चली गई, विपक्ष के खेमे में उत्साह आ गया है, 2024 के लिए ताना बाना बुना जाने लगा है, विपक्ष एकजुट होगा, मोदी को टक्कर दी जाएगी, आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे जैसे बिहार में हुआ। ये दावा कांग्रेस का, जेडीयू का, आरजेडी का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का। देखिए, उत्साह यदि है पक्ष में तो अच्छी बात है, क्योंकि हम भी चाहते हैं इस देश में विपक्ष हो, लेकिन विपक्ष राष्ट्रवादी विपक्ष हो, राष्ट्र के लिए काम करने के लिए लाला ही तो उत्साहित विपक्ष हो। और जहां तक मोदी के विकल्प की बात है, आप ये याद रखिए, मोदी जी कभी भी निर्णय पॉलिटिकल नहीं लेते, वह राष्ट्र को सामने रख के निर्णय लेते हैं। इसलिए कई बार हमारे ऊपर लोग विश्लेषण भी करते हैं कि ये निर्णय आपने कैसा ले लिया, ये निर्णय कैसा ले लिया, लेकिन उन्होंने कभी पॉलिटिकल निर्णय नहीं लिया। और ये जो पूरी कोठरी है, ये केवल 24 घंटे 24/7 राजनीति करना पसंद करती है, राजनीति के लिए, लेकिन साथ में आपको देश नीति करनी होगी। जब विपक्ष में देश नीति नहीं होगी, इस देश की जनता ऐसे विपक्ष को एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम चाहते हैं सशक्त विपक्ष हो इस देश में, लेकिन वो देश के साथ देश नीति भी करे, केवल देश के साथ राजनीति नहीं करता रहे। गुलरेज भाई, आपके पास राजीव रंजन जेडीयू के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी,
2024 की अगर बात करें तो उसकी तैयारी जोर शोर से है। आप पिछले डिबेट में ये कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार की एक्सेप्टेंस है और उसकी तैयारी की जाएगी। लोग चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में भी हाथ आजमाएं। मोदी वर्सेस नीतीश प्लस राहुल गांधी प्लस तेजस्वी यादव प्लस सोनिया गांधी प्लस अखिलेश यादव प्लस ममता बनर्जी प्लस महबूबा मुफ्ती प्लस फारूक उमर अब्दुल्ला प्लस शरद पवार प्लस चौटाला बंधु प्लस बादल प्लस अदर्स प्लस एटसेट्रा। आपको लग रहा है कि अब पलड़ा भारी है? हमारी लड़ाई देश के तानाशाह से है। विपक्ष तो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारी जो लड़ाई है, बिहार जो है क्रांति की धरती रही है। ये जय प्रकाश नारायण की धरती, महात्मा गांधी भी यही यहाँ से आए थे। और ये जो तानाशाह दोनों है, इसकी तानाशाही भी बिहार से ही खत्म होगी। लड़ाई देश बचाने की है, लोकतंत्र बचाने की है। ये कौन सी देशभक्ति की बात कर रहे हैं? जो सेना के जवानों का पेंशन बंद करने का बयान कुछ दिन पहले इनकी पार्टी के वित्त मंत्री ने दिया कि अग्निवीर योजना इसलिए मैं लाया कि मैं सेना के जवानों को पेंशन नहीं दे सकता हूँ। ये राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे? ये बात करेंगे 15 रुपए का तिरंगा, 38 रुपए ये रेलवे के कर्मचारियों से काटकर तिरंगा का धंधा कर रहे हैं। ये राष्ट्रभक्ति की बात करेंगे? जो तिरंगा को धंधा बना दिया इन लोगों ने लोकतंत्र को धंधा बना दिया। ऐसा कौन सा राज्य है जहां इन्होंने खरीद बिक्री नहीं किया लोकतंत्र का? कौन सा ऐसा राज्य बचा है? ये बिहार की धरती है, यहाँ भी खरीद फरोख्त का चक्कर लगाया इन्होंने। लेकिन ये लोकनायक की धरती है, यहाँ महात्मा बुद्ध और महावीर की धरती है। ये धरती वैशाली लोकतंत्र की जंगली है। यहाँ इनको मुंह की खानी पड़ी। ये एकनाथ शिंदे खोजने आए थे बिहार की बात कर लेते हैं। आता हूं गुटरेश भाई, आपके पास एक बार जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से जेडीयू आप पर आरोप लगा रही है कि आप सिर्फ राजनीति करते हैं, देशभक्ति के नाम पर धंधा करते हैं, तिरंगे पर धंधा कर रहे हैं, गंभीर आरोप, किस तरीके से जवाब देती है भारतीय जनता पार्टी? नहीं की अभी तक, ना मेरे पार्टी के किसी नेता ने बदतमीजी की। ये तो लालू प्रसाद यादव ही थे ना जिन्होंने नीतीश कुमार जी को कहा था कि सांप की तरह केचुली हर 2 साल में बदलते हैं, ये उनके हाथ गए हैं। तो राजनीति का जो चरित्र होता है ना भाई साहब, वो निर्लज्ज होता है। और निर्लज्जता कहाँ नजर आ रही है वो आप देख लीजिए। क्या हमने कोई भी ओछी बात की? हमारी समझते हैं भाई साहब, मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है। देखिए ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज समझते हैं। नीतीश कुमार जी पे जितना भरोसा किया हमने, कि हमने अपना चेहरा भी उनको बनाकर प्रोटेक्ट किया था बिहार में। अब कम से कम इस भरोसे एक बात तो है कि संगठन का विस्तार, भाजपा का विस्तार हर विधानसभा में हो जाएगा। बिहार में कि 2024 स्ट्राइक रेट रहेगा हमारा मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी मुख्यमंत्री। बात बिहार की करते हो? ये संबित पात्रा आके चिल्ला रहा था और देश के यादवों को किसी को तुच्छताड़ी की बात नहीं की भाई साहब। आप जिन लोगों को भ्रष्टाचारी बोलते थे, आज आप महीना पूरे रिकॉर्ड है। आपने विधानसभा में खड़े समझ नहीं आ रही किसी की बात। सर्वेश पाठक, गच्चा खा गई भारतीय जनता पार्टी एनडीए बिहार में। करना वही चाह रहे थे क्या, जैसा आरोप लग रहा है कि जैसे महाराष्ट्र में किया था वैसे यहाँ पर भी हो रहा था, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार थोड़ा सा सजग थे, सतर्क थे और वो नहीं होने दिया जो महाराष्ट्र में हुआ। नहीं, बिहार में ऐसा क्या था? महाराष्ट्र की बात देखें तो वहां पे पीठ में छुरा भोंका गया। जनादेश एनडीए को मिला था, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने महत्वाकांक्षा के लिए वो निकल पड़े। यहाँ पे भी अभी जो नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे वो पलटू बाबू बने। उन्होंने वही कार्य किया जो उद्धव ठाकरे ने किया। जनादेश एनडीए को मिला था। वो देखिए, जैसे ही कुछ होता है, विपक्षी पार्टी जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है उसके जो सुप्रीमो है वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने लगते हैं। ममता बनर्जी उधर टीएमसी 42 सांसद है बंगाल से, वो सपना देखती हैं। यहाँ हमारे पलटू बाबू सुशासन बाबू के जो थे वो 40 सांसद है बिहार से, लेकिन आज तक उनका रिकॉर्ड है कि कम से कम 20 सांसद जीते हो उनकी पार्टी का या उससे ज़्यादा कभी नहीं हुआ है। 2015 का हवाला देते हैं कि विधानसभा में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था।
उस समय भी बीजेपी 53 सीट जीती थी, लिख जो कि के अभी रख जेडीयू 43 पे नीतीश है। ने और बोला जो है, नीतीश ये ने। सुशासन बाबू 2020 के चुनाव में बिहार में ये तेजस्वी यादव जो एक 9th पास भी नहीं है, उसको कहते थे कि एक इंजीनियर ही बिहार को विकास के पथ पे ले जा सकता है। वो इंजीनियर बिहार के युवाओं को 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देता है। ऐसे लोग बिहार का विकास करेंगे? शर्म आती है ऐसे पलटू बाबू से। अरे शर्म आती है ऐसे पलटू लोगों से जो बिहार के स्टूडेंट्स को 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं देते। और इसकी कहीं ना कहीं बीजेपी भी जिम्मेदार है, चलिए, आप क्योंकि पिछले 15 सालों में बीजेपी भी सत्ता में रही है जेडीयू के साथ, लेकिन वो साइलेंट मोड में थी और नीतीश कुमार अपना वर्चस्व बनाए रखे थे। लेकिन ये वहां के लोगों की विडंबना देखिए, वहां के युवा आज भी भटक रहे हैं। मनोज और तिवारी, जैसे कि क्या इनके हाथ में छड़ी लग गई है कि अब ये वहां पे जॉब निकाल देंगे। 10 दिन पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार ने जॉब की वैकेंसी निकाली? अरे 3 साल में मुझे बता दो कौन से युवाओं को ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई है? सुशासन बाबू बोल रहे थे ना कि मैं इंजीनियर हूं, बिहार का विकास करूंगा। एक 9th पास के साथ जाके गोद में बैठ गए, उसी के राज्य को जंगल राज बोला चलिए, था आता आपने। हूं। मनोज तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। मनोज, महंगाई, किसानी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, रोजगार, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, आपको लगता है ऊपर से अगर विपक्ष एकजुट हो गया, जैसे कि कोशिश की जा रही है, हालांकि ये कोशिश पहले भी हुई है, मैं पहले की बात करता हूं, पहले भी इस तरह की कोशिश हुई है, कांग्रेस जो है क्या वो एक्सेप्ट करेगी कि रीजनल पार्टी का नेता जो है वो यूपीए का नेता बन जाए, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए? पहले भी इसी पर बात अटक जाती है हर बार। देखिए, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इस देश में राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ा जाएगा। हमारा जहाँ तक सवाल आपका जो प्रश्न है क्षेत्रीय पार्टियों का, हर क्षेत्रीय दलों की अपनी राजनीति है प्रादेशिक स्तर पर और प्रादेशिक सोच के आधार पर। देखिए, अभी ये मसला नहीं है कि 2024 का चेहरा कौन होगा। हमारे लिए 2024 का नहीं, हमेशा के लिए चेहरा राहुल गांधी हैं और हमारे नेता हैं। नहीं तो ये नीतीश कुमार मान जाएंगे, ममता बनर्जी मान जाएंगी, इस पर हमारी कोई बहस यादव नहीं मान जाएंगे, इसी पर गठबंधन टूटता ना, बहस इसी पे आके अटकती है। भूपेश जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, कोई भी गठबंधन, अभी एक राजनीतिक विश्लेषक का आपके चैनल पर अभी मैं साथ हमारी वार्ता हो रही है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि विगत 15-16 वर्ष तक आपको समय मिला जी, और बिहार के किसी 38 जिले में कृपया करके एक उद्योग का नाम बताइए जिसकी पदस्थापना आपने की हो। दूसरी बात, आप कह रहे, एक सेकंड सवाल प्रश्न सबको सुनिए। बिहार से मैं आता हूं, मैं बिहार के संदर्भ में जितना समझ पा रहा हूं, सारण जिला चीनी मिल बंद, मोतिहारी, चंपारण, आपको भागलपुर सिल्क उद्योग, ये तमाम जो औद्योगिक कारखाने थे बिहार में और जो हस्तकरघा उद्योग था बिहार का बंद पड़ा हुआ है। आपको मौका दिया गया, 16 वर्षों में हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री थे राजीव प्रताप रूडी जी, एक चीनी मिल नहीं खुलवा पाए। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, कहते हैं शैक्षणिक व्यवस्था, आपको पता है बिहार के लोग, एक सेकंड, बिहार के लोग फिर कांग्रेस को वोट क्यों नहीं देते? मैं आपको बताता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। बिहार फिर नंबर 1 पार्टी आरजेडी क्यों है? मैं बता रहा हूँ आपको। नंबर 2 पार्टी बीजेपी क्यों है? देखिए, मैं बता रहा हूं, नंबर 3 पार्टी बहुत जेडीयू क्यों है? बहुत स्पष्टता मैं आपको जवाब देता हूं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि बिहार में 20 वर्षों से कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा जो है और बिहार में कांग्रेस कमजोर हुई है, निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन हमारी अगर बिहार में आप कमजोर हैं, उत्तर प्रदेश में आप कमजोर हैं, मध्य प्रदेश में आप कमजोर हैं, महाराष्ट्र में आप कमजोर हैं, असम में कमजोर हैं, बाकी सब जगह जहां जहां पर सबकी सरकारें हैं, पश्चिम बंगाल में आप कमजोर हैं, तो फिर क्यों नहीं आप रीजनल पार्टी को आगे लाते, रीजनल पार्टी के नेता को आगे लाते? अगर नीतीश कुमार सामने आ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता बनेंगे, यहीं पर गठबंधन का बेड़ा गर्क हो जाता है। का प्रवक्ता मत बनिए। मैं आपको बता रहा हूँ, बंगाल में ये जीरो है, दिल्ली में जीरो है। अगर मैं ये बात आपको इस बात की शायद जानकारी नहीं है, आपको पता है बिहार में आपको पता है बिहार में भाजपा को कितना प्रतिशत वोट है? बिहार की बात करते हो ना, बोल दीजिए ना, उसी बिहार से हूं, मैं पूछ रहा हूं, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, इसलिए बिहार के बारे में अगर आपको जानकारी है तो भाजपा प्रवक्ता के रूप में ही जरा बता दीजिए कि भाजपा को कितने, आपका भाजपा का कोई नेता है? गुलरेज शेख के पास जाना होगा। आता हूं। आप काहे का
राजनीतिक आता हूँ, विश्लेषक हैं। आता हूँ, आप मुझे ये बता चलिए, दीजिए आता हूँ, कि पार्टी के आधार पर वोट की अरे पर्सनल नहीं, आता हूँ। बताइएगा क्या? गुलरेज शेख हमारे साथ, पार्टी के आधार पर- आ रहा हूँ। गुलरेज शेख हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज भाई, आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे जब कांग्रेस कह रही थी कि हमारे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है। आपकी हंसी के पीछे वजह क्या थी? आपको लग रहा है कि ये गठबंधन इकट्ठा नहीं हो पाएगा? नीतीश कुमार अगर आएंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, ममता बनर्जी आएंगी तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी। ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये भले ही एक मंच पर आके हाथ उठा दें, लेकिन कहीं ना कहीं बात बिगड़ जाएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, और आपने एक प्रत्यक्ष चीज देख ली। अभी 8 दिन नहीं हुए गठबंधन को, वो बात कहाँ आके खुद उन्होंने शुरुआत कर दी कि नहीं, हाँ यहाँ हर रीजनल पार्टी की एस्पिरेशन होती है, लेकिन हमारा नेता तो राहुल गांधी है। अब वो बात कर रहे हैं कि इतने सालों तक वो मिल क्यों नहीं लगा पाए, या वो उद्योग क्यों नहीं ला पाए। मतलब कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे कह रही है कि नीतीश कुमार एक अक्षम व्यक्ति है, एक अक्षम राजनेता है, तो वो मुझे लगता है कि आपने सुना नहीं, मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा थी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। अरे चीफ आपने सुना ही नहीं। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तो नीतीश आपने कुमार है ना। सुना ही नहीं। बिहार की अगर बात कर रहे बिहार हैं में तो नीतीश नरेंद्र मोदी कुमार खुद के चले जाएंगे वहां पर मिल नेतृत्व खोलने। में आपका गठबंधन था, और आपने किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को, मैं आपको क्या बता रहा हूं, आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में काम करते हैं। और आप अभी भी कह रहे थे इस टेलीविजन चैनल पर कि आप चाहते हैं मजबूत विपक्ष हो। अरे आपका तो नारा ही है कांग्रेस मुक्त भारत। आप तो विपक्ष को इस देश से समाप्त करना चाहते हैं। जवाब लेते हैं। मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, मैं इतना चिल्ला नहीं पाऊंगा। चलिए, आप सुन लीजिए भाई साहब, आपने जिस प्रकार की बात की, सीधा हमला आपने नीतीश बाबू पे किया है। नीतीश बाबू, आज आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है, जवाब ले, आपने आता हूं मनोज भाई, सुन लिया, मैंने प्रश्न आपसे किया भारतीय जनता पार्टी से। अरे उसका जवाब तो ले लेते हैं, सुन लिया उन्होंने। मत जाइए, नीतीश कुमार के संदर्भ में नहीं बोला, मैंने भाजपा के संदर्भ में बोला। चलिए, जवाब सरकार आपकी थी केंद्र में, और बिहार के लोगों की अपेक्षाएं थी आपसे, और बिहार की अपेक्षा पर आप खड़ा नहीं उतरे। यही कारण है। अरे चलिए, फिर इरिटेट होंगे ना, फिर एक एक करके बोलिए ना। स्थापित नहीं हो एक ही पाए। सवाल को 4 बार रिपीट कर रहे हैं, एक ही सवाल को 4 बार रिपीट कर रहे हैं। आ रहा हूं आपके पास, जवाब दीजिए गुलरेज भाई। क्यों केंद्र सरकार ने ऐसा दोहरा व्यवहार किया बिहार के साथ? ये आरोप है, ये सवाल है इनका, एक लाइन में। 17 साल नीतीश बाबू मुख्यमंत्री रहे। उन 17 सालों में 2005 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी की मनमोहन सिंह की गुलरेज भाई, मैं आपको टोक रहा हूँ, फिर मैं आपको टोक रहा हूँ। बिहार से 9 केंद्रीय मंत्री थे, नाम बताऊं, और उन 9 केंद्रीय मंत्री बिहार से होते हुए भी बिहार में एक उद्योग की स्थापना नहीं की। और हमारे रीजन में, हमारे समय में, अरे सुन लीजिए, कांग्रेस पर प्रश्न किया आपने। हमारे रीजन में ही रेल का सबसे बड़ा कारखाना, 4 उद्योग का सारण जिले में पदस्थापना हुआ था। आपको जानकारी नहीं राजीव रंजन के पास मुझे जाना पड़ेगा। और एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। लोगों को कहां से समझ में आएगा, व्यूअर्स को कहां से समझ में आएगा? आऊंगा। राजीव रंजन हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव जी, आरजेडी और जेडीयू का दावा है कि ये जो गठबंधन हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी को 40 सीटों का नुकसान होगा। इसका आधार क्या है? देखिए, हमारे नेता ने जो कहा, आदरणीय ललन बाबू ने भी कल कहा है प्रेस वालों को, ललन बाबू ने भी कहा है प्रेस वालों को। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है, साफ आ रही है। तो ललन बाबू ने कहा है कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है मोदी जी को भगाने के लिए। बिहार, झारखंड और बंगाल, इनको 18 सीट अभी जीते हैं ये लोग बंगाल से, इसको 0 कर देना है। झारखंड के 10 सीट को 0 कर देना है, और बिहार के 17 सीट को 0 कर देना है। ये आ जाएगा 250 की संख्या पर, और उसके बाद चाहिए 272। बाकी तो देश अपना फैसला कर लेगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा, कांग्रेस के होंगे कि नीतीश जी होंगे। अभी इस विवाद में हमको नहीं पड़ना है। मोदी जी नहीं आए इस देश में, तानाशाही समाप्त हो, ये हमारा लक्ष्य है। लोकतंत्र को बचाना हमारा लक्ष्य है, देश को बचाना हमारा लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य प्रधानमंत्री बनना नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नंबर 1, ये विश्लेषक महोदय भी बिहार से आते हैं, जरा मैं इनको बताना चाहता हूँ, आप जरा पढ़े लिखे है, जरा गूगल सर्च कर लीजिए भाई साहब। बिहार के 87% जमीन जो है वो एग्रीकल्चर भूमि है। 4% जमीन पर नदी गुजरती है। 9% जमीन है जहां उद्योग लगा सकते हैं। और मैं बताता हूं बिहार में क्या हुआ। बिहार में
प्रत्येक जिले में 25 बड़े बड़े तालाब को सब्सिडी दिया गया। 85,000 दलित और अति पिछड़े को रोजगार के लिए गाड़ी दिया गया। आप जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बड़ी ऊंचे पढ़ाई के लिए 4-4 लाख रुपया दिया गया। 48 घंटे में इतनी नफरत हो गई गुलरेज भाई कि ये बता रहे हैं बिहार में जीरो हो जाएंगे, 3 साल झारखंड में- आता हूं ये इनका छोड़, बिहार में आप जीरो हो जाएंगे, झारखंड में जीरो हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल में जीरो हो जाएंगे और सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। ये प्रधानमंत्री कोई बने इससे कोई मतलब नहीं है, मोदी नहीं बनने चाहिए, ये जेडीयू का आरोप है। इसका जवाब कोई ना बोले बीच में। देखिए भूपेश भाई, ऐसी बातें बहुत सारे लोग किए हैं। आपको स्मरण होगा 2019 में एक लड़का था, चिल्लाता फिरता था कि चौकीदार चोर है। जनता ने एक घुमा के झापट दिया और कहा चौकीदार प्योर है। क्या बोलने से कुछ नहीं होता, जो बचवा होता वो है, इसको जनता जो है वो स्वीकार करती है। आप देखिए हमारे जेडीयू के जो मित्र हैं कि बिहार जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्रगति के लायक ही नहीं है। क्यों लायक नहीं है? तो वहाँ कृषि की भूमि है, तो महानदी गुजरती है। इस प्रकार के लोग क्या बिहार की तरक्की कर सकते हैं? अब आवश्यकता है बिहार में सबको बिहार जो है वो तरक्की नरेंद्र मोदी के साथ। 2024-25 दूर नहीं है, इनको चिल्लाने दीजिए, हम काम करते रहेंगे। मनोज तिवारी, क्या वाकई एनडीए की सरकार का गिरना बिहार में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है, जैसा कि देश में जेडीयू भी दिखा रही है, आप भी दिखा रहे हैं? जमीनी हकीकत की अगर बात करते हैं तो लगता है आपको बिहार में सरकार गिर गई, एनडीए की सरकार गिर गई तो बस हो गया काम? देखिए, बिहार क्रांति की भूमि है। मैंने पहले भी बोला है कि आज तक अगर परिवर्तन के आंदोलन की शुरुआत हुई है तो वो बिहार से हुई। और हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक रूप से जागरूक जो भी प्रदेश हैं पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के आम लोगों की ये मानसिकता बन चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान की सत्तासीन सरकार है वो राजनीतिक दल नहीं है। ये दो लोगों का संगठन बन चुका है जो सत्ता की खातिर इस देश में लोकतंत्र की हत्या कर। और हमारा एक ही लक्ष्य है। देखिए, अभी हम पूरा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करने जा रहे हैं और हम आपको दावे के साथ आपके टेलीविजन चैनल पर बोल रहे हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस की ताकत और जो जितने प्रतिशत लोग 31% के बाद 69% लोग जो बचे हैं वो सब लोग, तमाम लोग सड़क पर आएंगे और नरेंद्र मोदी की विदाई तय है, तय है, तय है। ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, नीतीश कुमार एक मंच पर हाथ जरूर उठा लेंगे, लेकिन फिर वही सवाल आ रहा है, किसके नेतृत्व में मोदी वर्सेस क्वेश्चन मार्क, किसकी फोटो लगेगी वहां पर? देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, अभी भी बोल रहा हूं, हमारा मसला बिल्कुल भी नहीं है। ये समय बताएगा, समय तय करेगा। तमाम लोग जो समानांतर विचारधारा के लोग हैं, समान विचारधारा के लोग हैं, उनका एक समन्वय होगा, उनका गठबंधन होगा। और उस गठबंधन में सब लोगों को पता है नेतृत्व किसके हाथ में जैसे होगी, ये तय है, जिसके भी हाथ में जैसे नेतृत्व ये होगी। तय है, वैसे कांग्रेस ने एक चीज और तय की है कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि देखिए, एक राष्ट्रीय दल के रूप में मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस की स्वीकारता, इस बात को तमाम लोग समझते हैं। और वैचारिक मेल के साथ गठबंधन होता है। हमारा मुद्दा बिल्कुल है ही नहीं है कि प्रधानमंत्री की लड़ाई और कौन। देखिए, ये सब नरेंद्र मोदी एंड कंपनी के लोग उलझाएंगे, लेकिन मैं बारंबार इस बात को कह रहा हूं कि इस बार 2024 का चुनाव देश के लोकतंत्र और तानाशाह के खिलाफ होगा और देश की जनता ये तय करेगी कि लोकतंत्र जीवंत होगा, जिंदा रहेगा, या लोकतंत्र की खात्मा होगा। रंजन साहब, कंक्लूड आपसे करूंगा, आरजेडी जेडीयू गठबंधन, क्या चैलेंजेस हैं इस सरकार के सामने? अभी सरकार के पास वक्त है और क्या लगता है अगले चुनाव में भी गठबंधन होगा और तेजस्वी यादव को कितनी जल्दी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिलने जा रही है? देखिए, बिहार में सरकार 2005 से नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही और ये चलता रहे जी। इसमें बहुत ज्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अभी उन्होंने कहा कि विपक्ष में कौन, भारत की जनता मोदी जी के विपक्ष में खड़ा होगा। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये वक्त पे तय हो जाएगा। अभी भारत की जनता बेरोजगारी और महंगाई की जो तरफ है वो तय करेगा। बाकी कोई चीज बहुत महत्वपूर्ण अभी नहीं है। ये दोनों तानाशाह से देश को बचाना ये महत्वपूर्ण है और अभी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। बिहार अपने रास्ते चल रहा है और बिहार बहुत आगे बढ़ गया। 2 अंकों में कृषि का विकास दर है, गूगल सर्च कर लीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार का रिपोर्ट है, नरेंद्र मोदी सरकार का रिपोर्ट है।
ये हमारा रिपोर्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था कि कृषि विकास दर भारत में सबसे अच्छा बिहार था, ये हम लोगों ने नहीं कहा, ये केंद्र सरकार का ही तो रिपोर्ट है, ये हमारा रिपोर्ट है क्या? तो बिहार अपने गति से नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से चलेगा। अनुभवी आदमी के साथ युवा ऊर्जा और साथ में कांग्रेस जैसी पार्टी के भी अनुभवी लोग रहेंगे। सर्वेश पाठक, तो कंक्लूड हमारी आपसे जो करूंगा, सरकार है, आरजेडी और जेडीयू के साथ आने से बीजेपी को 40 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है, ये इमीडिएट इफेक्ट है, आगे ये सीटें हारने का आंकड़ा जो है और ज्यादा बढ़ सकता है, ये भी दावा है। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए भूपेश जी, आप अगर 2019 का चुनाव उठा के देख लें, यूपी से रास्ता तय होता है सेंटर का, सब यूपी में 30 से 40 सीट दे रहे थे, नतीजा क्या निकला? 67। यही बिहार में कांग्रेस को 1 सीट है 2019 के चुनाव में, और यही जेडीयू 16 पे सिमटी हुई है कि ये 20 का भी आंकड़ा नहीं तय कर पाई थी उस समय के लहर में। तो ये बीजेपी को हरा दे या 17 से नीचे ले आए, मुझे कतई नहीं लगता। एंटी इनकम्बेंसी अगर लगेगा तो वो जेडीयू पे लगेगा, ये 2020 में ही था, इसी के लिए ये 43 सीट पे सिमट गए, नहीं तो इनकी हालत और भी खस्ता होने वाली है। तो अगर ये कह दिया जाए कि एनडीए का रास्ता खराब हो जाएगा, मैं ये कतई नहीं मानता। बेरोजगारी, किसानी, महंगाई, भ्रष्टाचार, रोजगार, एंटी इनकम्बेंसी, ये एक बड़े फैक्टर होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, और उसका बिगुल कहीं ना कहीं बज गया है। जिस तरीके से एनडीए की सरकार गिरी है और गठबंधन में परिवर्तन हुआ है, नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार बना चुके हैं, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विपक्ष मजबूत हुआ है, विपक्ष में उत्साह है। सरकार गई, सरकार तो चली गई, विपक्ष के खेमे में भी ज़बरदस्त उत्साह है, दिल्ली को टक्कर देने की बातें होने लगी हैं, और ये कहा जा रहा है कि मोदी की सरकार अब चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है, इतिहास रहा है, उठा के देख लीजिए, पहले भी ये सब लोग इकट्ठे हुए थे, धराशायी भी इकट्ठे हुए थे, सरकार ने काम किया है और इस विकास के नाम पर वोट मांगा जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया गुलरेज, भारतीय जनता पार्टी से आपका जुड़ने का। मनोज तिवारी कांग्रेस से आप जुड़े रहे, राजीव रंजन जेडीयू नेता हमारे साथ जुड़े रहे, सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत, सलाम।